मुसलमानों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हैं, आप कुरान को अपनी किताब मानते हैं और अल्लाह के अंदर आपको भरोसा है, तो आप ये बताओ कि जब आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपके तो दरवाजे खुले होने चाहिए। आपको तो रात के 2 बजे भी अगर कोई आके खटखटाए और आपको देखना चाहे तो आपको एक ईमानदार आदमी ही नज़र आना चाहिए। तो इसलिए सर्वे से डरना कैसा। और अगर आपने ये ईमानदारी नहीं बरती तो आपके ख़िलाफ़ सर्वे होने के बाद जो कमियां सामने आएगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए, ऐसे मदरसों के संचालकों के ऊपर NSA लगाना चाहिए। और ये काम कोई भी सरकार हो उसे करना चाहिए और ये कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। पिछले 75 सालों में अगर कोई साहस किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि योगी जी आपकी कमियों को देखने के लिए करा रहे हैं? वो तो ये देखने के लिए करा रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इस देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, अगर उनके लिए कोई सुविधाओं में कमी है तो उन्हें पूरा किया जाए। नमस्कार, तमन मौजी देख रहा हूँ मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हम लोग दिल्ली पर मौजूद हैं और सर्वे जो चल रहा है मदरसों का वो यूपी पर चल रहा है। यूपी पर मदरसों के सर्वे को लेकर के लगातार कल देवबंद पर एक मीटिंग बुलाई गई मौलानाओं की। उसमें मतलब तमाम सारे फैसले भी होंगे, तमाम सारे बातें भी हुई होंगी। तो जो मदरसे का जो सर्वे है वो क्या जायज़ है या नाजायज़ है, ये हम लोगों से बातचीत आज हमारे साथ बात करने के लिए देवबंद से मुफ्ती समून कासमी जी हैं। ये देवबंद के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर ये बताइए कि देवबंद मतलब कि पूरे यूपी में जो मदरसों का सर्वे हो रहा है इसके योगी जी के फैसले को कैसे देखते हैं आप? हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका कोई कदम ऐसा नहीं है कि जो किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ हो, बल्कि एक संत के हमने उनमें पाया कि वो सबसे प्यार करते हैं। और एक संत जो है ऐसा ही होता है जो ईश्वर को खोजने के लिए निकला हो, और ईश्वर का कुनबा समस्त संसार है। वसुधैव कुटुम्बकम अलखल्क़ु अयालुल्लाह, समस्त मानव जाति एक परिवार है। और योगी जी इस विचारधारा के प्रथम श्रेणी के आदमी हैं, क्योंकि और हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। हम भी इसी चीज़ को, हम पूरे परिवार को, पूरे ब्रह्मांड को एक ख़ानदान समझते हैं, एक परिवार समझते हैं। जैसे दुनिया का पहला ग्रंथ जो है ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेहना नास्ते किंचन, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। निसंदेह हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मेरा पहले दिन से सेम डे से ये कहना है कि ये लोग खुद नहीं आए, बल्कि ईश्वरीय ताकत ने इन्हें भेजा है और ईश्वरीय वरदान हासिल है। और वो क्यों कि हमारा ईश्वर, हमारा मालिक ये चाहता है कि दुनिया के अंदर जो अच्छे लोग होंगे और जो अच्छाई को आगे लाएंगे वो सफल होंगे। तो मैं इसीलिए आज इस बात का अभिनंदन करना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मदरसा जो इस्लामी मदरसे हैं उनके सर्वे का जो मंसूबा बनाया, जो उन्होंने प्लान किया, ये बहुत अच्छा है। इसकी 2 वजह हैं, मैं आपको बता दूँ स्वागत करने की। एक तो ये है कि हमारे मदरसों में अगर कुछ कमियां होंगी तो उन्हें दूर किया जाएगा। दूसरी, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इसलिए कि जैसे आज भी जो मदरसा आधुनिकीकरण एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें सेंटर 60% खर्च करता है और उसमें स्टेट की भागीदारी 40% की होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लगभग 1 लाख से ज़्यादा टीचर जो है आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी 50,000 के करीब वो टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में चलता है और माइनॉरिटी अफेयर्स पहले HRD में थी ये स्कीम, अब वो माइनॉरिटी में आ गई है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, मैं खुद उसका सदस्य हूँ। अभी 174 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज़ हुए 3 महीने पहले, वो उनके खातों में भी चले गए।
यकीनी तौर से कि वो लोग जो टीचर्स आधुनिकीकरण में काम कर रहे हैं उनकी 16,000 और 12,000 सैलरी है, दो श्रेणी के लोग काम करते हैं उसमें। अब ये देखिएगा कि उनका रिज़ल्ट ये है, उनका जो कार्य है वो ये है कि जो परमानेंट टीचर्स हैं उनसे अच्छा काम करते हैं और वो मदरसों में पढ़ा रहे हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। उसका नतीजा ये है कि जिन मदरसों में हिंदी, इंग्लिश और मैथ नहीं है, उन मदरसों के बच्चे जिसमें आधुनिकीकरण की जो एजुकेशन दी जाती है और वो बच्चे ज़्यादा समाज में ज़्यादा उपयोगी हैं, वो ज़्यादा उनका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो दीन के साथ यानी अपनी धार्मिक चीज़ों के साथ वो दुनियावी चीज़ों को भी जानते हैं, उसका भी उन्हें ज्ञान होता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो दुनिया में अगर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएंगे तो उन्हें ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान की जानकारी होगी, तो उन्हें और अच्छी तरह से लोगों को वो समझा पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरा ये अनुभव है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब सरकार की और योगी जी के मंशा पे सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं कि मदरसे का सर्वे क्यों कराया जा रहा है, मतलब मदरसा ही मिले थे और भी चीज़ें उन पर सर्वे करवाया जाना चाहिए। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों का सर्वे क्यों होना चाहिए और क्यों करा रहे हैं। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि योगी जी आपकी कमियों को देखने के लिए करा रहे हैं? वो तो ये देखने के लिए करा रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इस देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, अगर उनके लिए कोई सुविधाओं में कमी है तो उन्हें पूरा किया जाए। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सर्वे नहीं होना चाहिए। सर्वे अगर हो रहा है तो मैं तो अपने हिसाब से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद साहब का जो कंसेप्ट है, उनकी जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको बहुत ईमानदार और बहुत ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं, आपको जो है, और जो आदमी ईमानदार होगा, ट्रांसपेरेंस होगा, तो वो क्यों डरेगा? मैं अगर ईमानदार हूँ तो मैं चैलेंज के साथ बात ये कहता हूँ, मैंने कभी कोई करप्शन नहीं किया और ना मैंने कभी करप्शन पे किसी को उकसाया और ना मैंने कभी जो है कोई गलत काम किया, तो मैं डरूँगा क्यों? मैं डरूंगा क्यों? मैं एग्जाम्पल के तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था, मैं उसके फाउंडरों में से हूं, तो उस वक्त भी IB, CBI और ये सारी जो सरकार की एजेंसियां थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो हम करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो CBI और IB आई, हमारा सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो हमने कहा आइए, स्वागत है आपका। तो हमारे पास कुछ था ही नहीं करने के भाई। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ पूरे करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर मैं ईमानदार हूँ तो कितनी ही एजेंसियाँ मेरे पीछे आ जाएं, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और क्योंकि जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, जो देश है, वो संविधान से चलता है और संविधान ने मुझे ईमानदार अगर मैं साबित हो जाता हूँ तो कोई भी एजेंसी मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती। तो इसलिए जो मदरसों के लोग सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी साहब हों या ओवैसी साहब की पार्टी के लोग हों या ओवैसी साहब जैसे लोग हों और अन्य लोग हों, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, या और पॉलिटिकल पार्टी हों, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो मायावती हो, इनके जो ऑब्जेक्शन है मैं इसलिए उन्हें रिजेक्ट करता हूं कि आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि मुसलमानों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर मानते हैं, आप कुरान को अपनी किताब मानते हैं और अल्लाह के अंदर आपको भरोसा है, तो आप ये बताओ कि जब आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपके तो दरवाजे खुले होने चाहिए। आपको तो रात के 2 बजे भी अगर कोई आगे खटखटाए और आपको देखना चाहे तो आपको एक ईमानदार आदमी ही नज़र आना चाहिए। तो इसलिए सर्वे से डरना कैसा? और अगर आपने ये ईमानदारी नहीं बरती तो आपके ख़िलाफ़ सर्वे होने के बाद जो कमियां सामने आएगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए, ऐसे मदरसों के संचालकों के ऊपर NSA लगाना चाहिए। और ये काम कोई भी सरकार हो उसे करना चाहिए और ये कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। पिछले 75 सालों में अगर कोई साहस किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी ईमानदार आदमी को कोई नुकसान पहुँचा है देश के अंदर? क्या कहीं कोई उनके साथ भेदभाव होगा क्यों? जैसे बाज़ लोग ये कहते हैं, मुझसे एक साहब ने, एक कांग्रेसी ने कहा, एक चैनल पे, बड़े चैनल पे बैठा था मैं, तो उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस ने ये दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को जो है वो खाद्य सामग्री का बिल लेकर के आए और ये लेकर के आए। हमने उनसे कहा कि वो खाद्य सामग्री जो 80 करोड़ लोगों को जा रही है उसमें मुसलमानों को भी गई, अगर हमारे हिंदू भाइयों को गई है तो मुसलमानों को भी गई। आवास योजनाएँ अगर हिंदुओं को मिली है तो मुसलमानों को भी मिली, जो पात्र लोग हैं। तो इसमें ये आपने क्या बड़ा काम कर दिया? आज जो बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है
कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से जो छोटे छोटे कमरों के अंदर पूरे मंत्रालय चलते थे, जो बिल्कुल ब्लैकमेल करते थे सरकारों को, और उनकी जो दलाली थी, जो उनकी मीडिएटरशिप थी, उसे आकर के नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किया है। देश का पैसा देश के अंदर लग रहा है, इसीलिए आपको विकास भी नज़र आ रहा है। आप जाइए, आपको रोड जो है चमकते हुए मिलेंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अच्छे रोड होंगे जिन पर गाड़ी हमारी 200 किलोमीटर भी अगर चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, ये बात करेंगे कि जो मदरसों पे मतलब कि सवाल उठा रहे हैं योगी जी की मंशा पे, कट्टरपंथी कुछ ऐसे लोग हैं और जो लगातार कह रहे हैं कि अगर सर्वे होगा तो मतलब कि पहले आरएसएस के स्कूलों को, एबीपी वालों को कराना चाहिए, संघ वाले जो स्कूल होते हैं उन पर सर्वे होना चाहिए, और अगर मतलब कि मदरसों के सर्वे पे जो खामियां निकलती हैं, जो गलत तरीके से अवैध मदरसे चल रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये दो सवाल। नहीं, देखिए, एक बात पहले तो हम ये बताएं कि जो उनका ये कहना है, ये क्या मतलब इस बात का कि आपका दूसरे का भी करना चाहिए? जब सरकार को ये सरकार का काम है, अगर आरएसएस के द्वारा संचालक स्कूलों में भी अगर कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उस कमी को भी ऐसे ही पूरा किया जाएगा, उसे भी पूरा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि मदरसों का जो निज़ाम है, वो कुछ लोगों ने, मैं ये बात कह सकता हूँ कि कुछ लोगों की बिना पर अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं। या तो स्वयं उन्हें अपने आप को सुधार लेना चाहिए, नहीं तो फिर उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इससे क्या है कि पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के एज ए मेंबर के, जब मैंने जो है मदरसों का सर्वे किया, मैं गया, वो भी एक सर्वे है, जायज़ा लिया, तो मैंने भी देखा। हाँ, मैंने भी अपने तौर से सर्वे नहीं कहेंगे, उसका भ्रमण किया मैंने, निरीक्षण किया, निरीक्षण भी नहीं बल्कि भ्रमण किया, लोगों से बात की कि उनकी सैलरी बहुत दिन की रुकी हुई, अभी भी रुकी हुई है, तो कई सालों की रुकी हुई है, और वो जा रही है। उस सरकार की मंशा पे सवाल नहीं करना चाहिए, सरकार से डिमांड करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, सरकार जो है, अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो आप डिमांड करिए। सरकार के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, उनसे संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी है, सरकार भारतीयों की है। इस लोकतंत्र के अंदर ये भारत के लोगों की सरकार है, ये किसी और की नहीं, हम भारतीयों की सरकार है। मतलब अगर अवैध कोई होगा तो उसके ऊपर डंडा भी चलना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो अवैध है तो उस पर डंडा भी चलना चाहिए, उन पर सारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो मैं बात कह रहा था कि इस पे जो है योगी जी ने, जैसे मैंने ये कहा ना कि भाई देखिए, हम सब के लिए ये देश जो है हम सब चला रहे हैं, हम भारतीय चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इसी देश के नागरिक हैं। और बल्कि मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि अब जो हुकूमत है वो भारतीयों की है, ना ये मुगलों की हुकूमत है, ना ये अंग्रेज़ों की हुकूमत है, ये हिंदुस्तानियों की है, हम भारतीयों की है। और इस देश के अंदर जो महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दो बात बड़ी प्यारी कही थी, दोनों विद्वानों ने, दोनों हमारे महापुरुषों ने। एक ने कहा कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान, और दूसरे ने कहा जो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हुआ इंसान, जिस दिन उसे वो विकास से जुड़ेगा उस दिन देश को स्वतंत्र माना जाएगा। आज देश का प्रथम नागरिक आज आदिवासी समाज से है, हमारी महामहिम मुर्मू जी, यानी जो हज़ारों साल के वंचित हैं, आज उन्हें महामहिम कह के जब पुकारा जाता है तो वो मुख्य धारा नहीं, बल्कि वो उस मुख्य धारा से जोड़ने के उस उच्च पद पर आकर के विराजमान हैं जहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने इसे सोचा था। आज उनके साथ में रामनाथ कोविंद जी, और रामनाथ कोविंद जी के से पहले एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक गरीब घर के अंदर पैदा हुए। और आखिर देखिए कि जो देश का शासक है इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी बैकग्राउंड एक आम आदमी की है, बिल्कुल साधारण घर में। उनके घर में तो कोई न राजा तो राजा, कोई बड़ा अफसर भी पैदा नहीं हुआ, सिर्फ ये ईश्वरीय वरदान है। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपको ईश्वर ने बिठाया है, इसलिए आप ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ईश्वरीय कार्य ये हैं कि ईश्वर के बंदों के साथ उनके बंदों के साथ आपको भलाई करनी चाहिए, और आप भलाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो ये कहता है 130 करोड़। और योगी जी भी तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। योगी जी तो हमारे बहुत प्यारे से
कैसे आदमी हैं आपको बताएं। देखिए, मैंने 2003 में गाय को राष्ट्रीय पशु होने की मांग की थी 2003 में। गौरव, तुम पंडित हो, उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, और जब मैंने ये अपील की थी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी पंडित थे, और तुम भी पंडित हो, मेरी ये कवरेज कर रहे हो। तुम्हारे माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो गौ सेवा में बहुत विश्वास रखते हैं, और उनका जो मठ है उसका तो नाम ही गौरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, गाय को राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। ये गाय वो पशु है कि जिन माओं को दूध नहीं उतरता, उन माओं के दूध की क्षति को अगर किसी ने पूरा किया है तो गाय ने पूरा किया है। इसीलिए हमने सम्मान स्वरूप कहा कि तुम तो हमारी माँ हो। यानी जब हमारे बच्चे उसके दूध पी करके जो है, उनका गौ माता का दूध पी के जब वो बड़े हुए हैं, यानी कुपोषण से बचाया है गाय के दूध ने, तो मैं तो मोदी जी और योगी जी से दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप इन कार्यों को और आगे बढ़ाइए, और पूरा देश आपके साथ है। जी बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। जिस तरीके से यूपी में मदरसों का सर्वे चल रहा है, अब कहने वाली बात यह है, सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर मंशा जब सरकार की ठीक है तो सर्वे कराने में दिक्कत क्या है, और जिस तरीके से अवैध अगर कोई चीज़ है तो उस पर योगी जी का डंडा भी चलना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।